की ईद आती है तो घरों में मीठा बनाया जाता है, ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है खाने पीने के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे कि फ़ौरी तौर पर चूँकि रमज़ान ख़त्म हो रहे होते हैं और जब ईद का दिन होता है तो बहुत सारी डिशेज़ घरों में बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं और लोग उन्हें खाते भी हैं। तो किस हद तक ख्याल रखना है और हमें किन चीज़ों को बनाना चाहिए ज़्यादा इस ईद पे, ताकि हम उसको सेलिब्रेट भी कर सकें, एहतमाम भी कर सकें अपने घरों में, अपने दस्तरखानों की रौनक को भी बढ़ा सकें और साथ साथ हम अपनी डाइट और हेल्थ का ख्याल भी रखते हुए अपने दस्तरखानों को सजाएं। तो आज हम उस पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और साथ साथ डॉक्टर फ़ारूक इसाक मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। आप दोनों के वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक बात यही है कि रमज़ान मुबारक में रूटीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और ईद में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो इस जो ट्रांजिशन में हम जा रहे हैं दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ रोज़े ख़त्म करके, तो किस हद तक हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना होगा और किन चीज़ों को इस ट्रांजिशन फेज़ में हमें इस्तेमाल करना होगा? डॉक्टर सहर चावला। अस्सलाम वालेकुम रमशा। पूरे 30 दिन के लिए आपकी बॉडी की जो मशीनरी है वो रीसेट हुई है, तो आपके जो दो सिस्टम्स हैं वो फ़ौरन बर्डन में चले जाते हैं रमज़ान के बाद जब ईद आती है। एक जो आपके हार्मोनल सिस्टम है और दूसरा जो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जो कैलोरी बर्न करने का, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने का और हाजमे का जो सिस्टम है। हार्मोनल सिस्टम आपका इससे डिस्टर्ब होता है क्योंकि पूरा महीना और ख़ासतौर पर क्योंकि ये गर्मियों के रोज़े थे तो आप 12 से 16 घंटे जब आपने खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी को आदत हो गई थी, जो कि बहुत अच्छी बात थी, इंसुलिन लेवल्स ड्रॉप करने की ज़ीरो पे। जब 12 घंटे से ऊपर आप कुछ नहीं खाते तो इंसुलिन लेवल ज़ीरो पे आ जाते हैं, तो आपका फैट बर्निंग तेज़ हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। अब जब एकदम आपके पास रोज़े ख़त्म हुए और आपने खाना शुरू किया है तो आप ज़ाहिर है अब आप 12-12 घंटे तो भूखे नहीं रहेंगे मोस्टली लोग, तो वो 3-3, 4-4 घंटे बाद जब आप खाएंगे तो आपका इंसुलिन लेवल्स अब एकदम ऊपर जाएंगे। अब जब इंसुलिन लेवल एकदम ऊपर जाएंगे तो बॉडी में शुगर भी एकदम ऊपर जाएगा और इसलिए रोज़ों के बाद अगर आप फ़ौरन एकदम खाना शुरू करते हैं ज़्यादा रूटीन में तो आप वेट पुट ऑन कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि शुगर की बात हो रही है तो डायबिटिक्स के लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है ये, और वो जिनके पास कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन आपके एकदम से जब ऊपर जाना शुरू करता है काफ़ी दिनों के रोज़े के बाद तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी रेस कर सकता है। इसी तरह आपकी बॉडी का जो हाजमे का सिस्टम होता है वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो गया होता है क्योंकि वो रीसेट हो चुका होता है एक नए मोड में, तो उसको भी अगर आप ओवरबर्डन करने की कोशिश करते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन इसको बहुत इजीली रीसेट किया जा सकता है स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ फूड के साथ। यानी आप उन खानों का इस्तेमाल करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, वो ब्लड में शुगर एकदम तेज ना करें, जिसमें मेजॉरिटी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मौसम सरमा के फल आ जाते हैं। और दूसरा, आप उन खानों का इस्तेमाल करें जो हल्के हों, जिनका कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बहुत ज़्यादा ना हो। यहाँ पे फिर हमारे पास हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होल ग्रेन रोटी आ जाती है, आपके पास सीरियल्स आ जाते हैं, आपके पास नट्स आ जाते हैं, आपके पास दही आ जाता है, हेल्दी स्मूदीज आ जाते हैं, हेल्दी सिलेक्शन ऑफ जूसेस आ जाते हैं। इस तरह की स्मार्ट मॉडिफिकेशन, स्मार्ट सिलेक्शन से आप अपनी बॉडी को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ चूँकि एहतमाम बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से होता है ईद के मौक़ों पर, और जो है ना वो ट्रेडिशनल खाने बनते हैं जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन उसमें एक तो किस हद तक हम एहतियात कर सकते हैं डॉक्टर फ़ारूक इसाक साहब, क्योंकि ये तो कहना बिल्कुल एक छोटी सी बात होगी कि हम उस तरह के खाने ट्रेडिशनल जैसे सेवैयाँ बनती हैं, मीठा बनता है, शीरखुरमा बनाया जाता है, घरों में बिरयानियाँ, चटपटे खानों का एहतमाम और मल्टीपल डिशेज़ बन रही होती हैं, मसालेदार जो हमारे पकवान हैं। तो एक तो उसमें हम किस हद तक जो है ना वो चीज़ों को अवॉइड सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि अगर हमें वो बनाना भी है, इस्तेमाल भी करना है गोश्त वगैरह का भी, तो किस हद तक अवॉइड करें या कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरी तरफ से सबसे पहले तो रमशा अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि हमें ना यूं लगता होता है कि जैसे माह रमज़ान जो गुजरा है उस पर हमें पाबंदी थी खाने पर, अब हमें छुट्टी हो गई है खाने के लिए कि हम जितना भी खाएं खा सकते हैं। हमें यूँ लगता होता है कि जैसे ही ईद का दिन आया उस वक्त हमने शीर खुरमा खाना है, उस वक्त हमने कोई सवैयाँ बनी हैं, कोई और चीज़ बनी है, तो वो ना उस वक्त तक हमने खाना है कि बहुत ज़ोर। ऐसा नहीं होता। हमें कम से कम ये सोचना चाहिए कि एक महीना हमने जो एक्सरसाइज की है, कम खाने की, अपना कैलोरीज बर्न की हैं, अपनी फैट बर्न की है हमने, लेकिन हमने उसके बाद दोबारा जो है वो खाना ही बहुत ज़्यादा शुरू करेंगे तो हमारा स्टमक जो होता है वो आदी नहीं होता। ठीक है जी। अब सुबह के टाइम पर अगर खाया है हमने तो उसके बाद जाकर 15-16 घंटे भूखे रहे होते हैं, लेकिन हमने उस दिन खाना शुरू कर देता है। और खाना भी वो होता है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है।
जब शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, कोई पहले ही तबखीर मैदा के पेशेंट हैं जिनको स्टमक प्रॉब्लम रहती है, इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप माह रमज़ान के बाद खाना शुरू करें तो उसको बहुत कम क्वांटिटी मिले, फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा खाना नहीं शुरू करना चाहिए। आपने एक और भी एक्सपीरियंस किया होगा कि ईद का दिन होता है ना, उस दिन लोगों को डायरिया हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं उनको डायरिया हो जाता है। डायरिया होने की वजह भी यही होती है, किसी को पेचस हो गया, किसी को डायरिया हो गया कि पहले उनका स्टमक आदि नहीं था, उन्होंने अपनी हैबिट ऐसी बनाई थी कि कम खाना, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं कि फौरी तौर पर इतना ज़्यादा खाना शुरू करते हैं कि उनको डायरिया लग जाता है। फिर उस वक्त कहते हैं जी हमें फूड पॉइजनिंग हो गई। भाई फूड पॉइजनिंग तो होगी कि जब आपने खाना तो पहले आदत की हुई थी कम खाने की, लेकिन आज ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ईद का दिन जैसे ही स्टार्ट होता है, अब जो भी, क्योंकि सुन्नत रसूल है कि जब अपने ईद पढ़ने के लिए जाना तो कोई भी कोई मीठी चीज़ खा कर जाए, तो जो भी मीठी चीज़ खाएं उसको कम क्वांटिटी में खाएं, थोड़ी सी खा के फिर जाए, फिर उसके बाद आकर खाएं। लेकिन यह नहीं करना कि सुबह के टाइम पर उठे तो आप कहें कि नहीं जी नहीं, बस मुझे छुट्टी हो गई खाने की, आज मैं टका के खाऊं और फिर मैं उसके बाद ईद पढ़ने के लिए जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम मिकदार में शुरू करना चाहिए, सही, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो अच्छा ये जो मिकदार वाला कंटेंट है इस पे भी जरा बात करते हैं ना कि देखिए हम लोग ये देख रहे होते हैं सहर, चूंकि सुबह जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मीठा बनता है, हम मीठा खा के नमाज पढ़ने जाते हैं, सुन्नत भी है, और फिर बात ये भी है कि हम उसको बार बार खा रहे होते हैं, फिर मुख्तलिफ चीज़ें जो घर में खाना बन रहा है वो भी खा रहे हैं, मीठा भी साथ चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं एक साथ, मिठाई आ गई, केक भी आ गया, सब खा लिया, सो कैलोरीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ जाता है। ये किस हद तक फौरी तौर पे आफ्टर रमज़ान, चूँकि आपका स्टमक प्रिपेयर नहीं होता या डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा होता है रमज़ान में, तो किस हद तक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, और ये बार बार मीठे का इस्तेमाल हमारे लिए कितना मुश्किल खड़ी कर सकता है? जी, बार बार मीठे का इस्तेमाल, जो बॉडी में सारी प्रॉब्लम है वो आपके पास प्रोसेस्ड और रिफाइंड शुगर से स्टार्ट होती है। आपके पास दिन में 100 से 150 ग्राम से ऊपर शुगर आपको नहीं लेना चाहिए, जो कि एक केक की सर्विंग में आप उसको कई गुना ज़्यादा, एक केक के स्लाइस की सर्विंग में आप उसको क्रॉस कर देते हैं। तो मैं आपको, क्योंकि गर्मियों के भी रोज़े थे अभी ख़त्म हुए थे और गर्मियों की ईद है, मैं आपको कुछ ऐसे छोटे से हैक्स या ऑल्टरनेटिव्स बता देती हूँ जिससे आपकी मीठे की तलब, आपके जंक फूड की तलब भी पूरी होगी और वो आपकी बॉडी के हाइड्रेशन के लिए भी अच्छे है, और वो कैलोरी, उसका कैलोरी काउंट भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी गर्मियों की ईद है तो हमें बार बार प्यास लगनी और हमने बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शरबत का इस्तेमाल करना था। तो उसकी जगह अगर आप 3-4 चीज़ें इंक्लूड कर लें, जहाँ तक बच्चों की बात आ जाती है, क्योंकि बच्चों को या तो चॉकलेट शेक का शौक होता है, अगर माएँ उनको पीनट बटर और डार्क चॉकलेट जिसका कोको कंटेंट 70 to 80% हो, वो वजन नहीं बढ़ाती, वो कैलोरी में हाई नहीं है, उसको आप दही के साथ मिक्स करके थोड़ा सा क्रीम चीज़ डाल के ब्लेंडर में बना देती हैं, तो आप अपने बच्चे को ईद के दिन की ट्रीट दे रही हैं चॉकलेट शेक की। अगर बच्चों का आइसक्रीम शेक का दिल करता है, आप उनको आइसक्रीम शेक ना दें। घरों में आपके पास अगर आड़ू मौजूद है, आड़ू, शहद और आप वेनिला का एसेंस डाल दें, वो आपके पास पीच शेक बन जाएगा। आप बच्चों को कहें ये पीच शेक है। अगर स्ट्रॉबेरी मौजूद है तो स्ट्रॉबेरी, दही और आप वेनिला एसेंस डाल दें, तो आप उनको कहें कि आपके पास स्ट्रॉबेरी शेक है। अगर एप्पल मौजूद है तो आप एप्पल, दही और वेनिला एसेंस डाल दें, आप उनको कहें ये शेक है। इसके अलावा जो हमारे पास वो लोग हैं जो डायबिटिक हैं, डायबिटिक्स क्या कर सकते हैं, ये अपने मीठे की प्यास बुझाने के लिए और गर्मियों के लिए अच्छे ड्रिंक्स के लिए ईद के दिन आप क्यूकम्बर ले सकते हैं, खीरा आधा ले सकते हैं, आप पालक के 7 पत्ते लें, आप एक एप्पल लें, आप थोड़ा सा मिंट लें और आप शहद लें और आप उसमें बर्फ़ और पानी डालें और उसका स्लश बना लें। ये इतना रिफ्रेशिंग, इतना मीठा होगा, इसके बेशक आप 3-4 ग्लास पिएं। सेब में जो आपके पास पेक्टिन होगा वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स वॉश आउट करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। पालक जो है आपके पास और जो आपके पास क्यूकम्बर है, इनका कूलिंग इफेक्ट होता है, इनमें पोटेशियम होता है, ये ब्लड प्रेशर भी कम करता है। उसके अलावा जिनको अपना गैस्ट्रिक सिस्टम, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम फिट रखना है, या जिनको ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम की शिकायत है और उन्होंने रोज़े रखे हैं, वो अपने पास ये ड्रिंक बना सकते हैं कि वो बंद गोभी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, आपके पास अगेन मिंट लीव्स ले सकते हैं और वो आपके पास अदरक ले सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा शहद डालें, पानी, बर्फ़ डालें, स्लश बनाएं, ये बहुत मज़े का बनता है। शरबत की अगर आपने अपनी वो पूरी करना है, उसकी क्रेविंग पूरी करनी है, तो आप वाटरमेलन लें, आप स्ट्रॉबेरीज लें, आप बर्फ़ डालें, आप स्लश बनाएं और पिएं। और हम लोग जिनको अल्हम्दुलिल्लाह जिस्मानी तौर पर, सेहत के तौर पर मेडिकली फ़िट हैं, हम स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, हम योगर्ट ले सकते हैं, हम उसमें बादाम डाल सकते हैं, बर्फ़ डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, साथ खजूरें डाल सकते हैं और शेक बना सकते हैं। तो ये कहीं ज़्यादा टेस्टिंग है बाज़ार में मौजूद आइसक्रीम शेक से, कोल्ड ड्रिंक से और शरबत से। ये तो हो गई आपके पास थोड़ी सी शेक्स की बात। अगर आपने जंक फूड की अच्छा, अब होता ये है
अब होता है पता है क्या सहर और साग साहब, ये होता है कि चूंकि अब रमज़ान जा रहे हैं, ड्रिंक्स वगैरह सारी चीज़ें हम इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं और आगे भी करेंगे, गर्मियां हैं जाहिर सी बात है, लेकिन ये जब ख़ास तौर पे ईद का जब मौका आता है तो मीठे पे भी एक तो फोकस हो जाता है, जैसे अभी सहर ने बात की कि किस तरीके से उस क्रेविंग्स को पूरा करना है। हमारे यहाँ 1-1.5 हफ्ते तो जो मुरगन ग़िज़ाएँ बनती हैं, जो दावतें होती हैं, जो एहतमाम होता है, दावत ना भी हो तो घर में ही हम कहते हैं कि ईद का हफ्ता तो बस अब कुछ सादी चीज़ तो तैयार ही नहीं होनी, घर में मज़े मज़े के खाने ही बनने। तो ये जो गोश्त और ये सारे मुरगन ग़िज़ाएँ फ़ौरी तौर पर रमज़ान के बाद इतने रेगुलरली खाना, ये आपकी बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह, क्योंकि सब्ज़ियों का इंटेक बिल्कुल हम ख़त्म कर देते हैं ईद के मौके पर, ईद के दिनों में दाल का जो इंटेक है वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, सादे खाने नहीं हम बनाते। डॉक्टर साहब जी, रमशा होता यही है, आपने बिल्कुल सही कहा। अब ईद का दिन हो और उस वक्त हम उनको ये कहना कि आपने ऐसा शेक बना, तो मेरे ख्याल में कोई भी शख्स जो है किसी घर में ऐसा करेगा नहीं। वाकई ही उन्होंने मुरगन ग़िज़ाएँ बनानी होती है और तरह तरह की डिशेस बनती हैं, जिसके अंदर फ्रूट चाट भी होती है, चने चाट भी होती है, शीर खारमा भी होता है, ये ऐसी ही चीज़ें बनती हैं। ये बेशक कोई भी घर हो उसके अंदर यही कुछ होता है और खाना भी यही होता है। लेकिन जो कोई आपके पास गेस्ट आते हैं, मिलने मिलाने का सिलसिला भी होता है, तो उनको भी आप ऐसे ही चीज़ें देंगे और एक साफदार उनकी रिस्पेक्ट होती है, देनी पड़ती है, ठीक है जी। लेकिन उसके अंदर मुरगन ग़िज़ाएँ जो है ना, अगर इसके अंदर अगर आप कम इस्तेमाल करें, थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी शख्स ऐसा नहीं करेगा कि मैं ये ना करूं वो ना करूं, लेकिन जो भी घर में बना हुआ है उसको फौरी तौर पर ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाएं, थोड़ी क्वांटिटी में खाएं, तो फिर आपको कुछ नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपका मैदा जो है ना वो उसी सूरत में जो पहले वाली हालत थी वो आता जाएगा। एक मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक एक्सपीरियंस होता है, कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं जी कि मुझे डायरिया लग गया। मैं उसके लिए बता दूं कि घर में अगर आपने कुछ खाया और आपको लूज मोशन लग गए, ये अमूमी तौर पर होता है, हमें तो एक्सपीरियंस होता है कि बहुत सी कॉल्स आती हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे हो गया, बताइए ज़रा प्लीज़ क्या करूं, क्योंकि क्लिनिक्स भी बंद होते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर खा भी लिया और परेशान हो भी गए हैं, ऐसा लग गया, तो आपने सिर्फ ये करना है कि 4 लौंग, 1 चुटकी अजवाइन देसी, 1 बड़ी इलायची, 1 चुटकी चाय की पत्ती, ये 4 चीज़ें हैं। चारों चीज़ों का आपने कहवा बनाना है और आपने 2 घंटे के वक्फे के बाद आपने 2 से 3 मरतबा पीना है। जितने भी लूज मोशन लगे हुए हों वो ख़त्म हो जाएंगे, पेट के अंदर गैस नहीं होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी तरफ से टिप है, क्योंकि आपने खाने से तो बाज आना नहीं है, तो एक ये इस्तेमाल करें। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया कि हमें सब्जियों को भी नहीं भूलना चाहिए, उस वक्त हमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं जी अब हमें बस जो पिछली ताकत है वो अगर हम गोश्त खाएंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमारी ताकत बहाल होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने गोश्त ज़्यादा खाया और आपको डायरिया लग गया तो पहले वाली जो ताकत रही सही है ना वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना, सब्जियां भी बनाएं जो भी आप बनाते हैं, क्योंकि गोश्त तो डेफिनेटली बात बनेगा। अब ये नहीं हो सकता कि घर में है तो आप उसके दिन आप आलू मटर बनाकर बैठ दें ईद वाले दिन, वो पकाएंगे तो आप गोश्त ही, लेकिन उसको कम मिकदार में खाएं। फिर मेरी रिक्वेस्ट ये है, हाँ जी, ऐसा हो नहीं सकता कि आप आलू मटर बनाकर बैठे हो, जो गेस्ट है तो उन्हें कहे नहीं जी नहीं हमने ईद का देना तो अभी गोश्त नहीं खाना, ऐसा हो नहीं सकता। जो हकीकत है उसी पर बेस करते हैं कि हमें कम मिकदार में ही खाना चाहिए। खा के उसके बाद ठीक है, सैलड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आप ऐसे नहीं कि फिजी ड्रिंक्स इस्तेमाल करें, लेकिन आप घर के जो चीजें हैं शरबत वगैरह से आप जान छोड़ दें, क्योंकि शरबत अगर पीते रहेंगे तो फिर उसके बाद आपके पेट जो है मैदे वो खराब ही होंगे। उनसे चीज छोटे लेकिन कम मिकदार में। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब ने बात की ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तो इन्होंने टिप भी इतनी अच्छी दे दी कि जिनको डायरिया वगैरह हो जाता है उनके लिए भी, वैसे भी चूँकि खाना हम ओवर ईटिंग की बात कर रहे हैं ना कि ज़्यादा खा लेते हैं सहर, तो उसके बाद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, डायरिया हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है। ये जो कहवे वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन टी है जैसे, या डिफरेंट जो हमारे एक्सपर्ट्स और हर्बलिस्ट वगैरह भी आते हैं वो हमें डिफरेंट कावास बताते हैं और हम यूज़ भी करते हैं उनको, दालचीनी वगैरह, शहद और सारी चीज़ें, तो ये किस हद तक हेल्प आउट करते हैं आपको हाइड्रेट करने में और आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के लिए और आपके वेट लॉस के लिए इवन? जी बिल्कुल, मैं आंसर का स्टार्ट इस बात से करूंगी कि मुरगन ग़िज़ा बेसिकली आप कहते हैं स्पाइसी फूड को, आप वो मुर्गी को नहीं कहते हैं। यानी अगर आपने सब्जी और दाल को भी बहुत ज़्यादा तेज़ तेल और घी के साथ और मसालों के साथ इस्तेमाल किया तो उसको भी आप मुरगन ग़िज़ा कहेंगे। अब ये स्पाइसी फूड्स करते क्या है, ये स्पाइसी फूड्स जिस टाइम आपके पास हज़म हो रहे होते हैं वो हज़म होते होते आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो आप
इंटरनली डिहाइड्रेट हो जाती है। और याद रहे कि ये गर्मियाँ हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी का हाइड्रेशन, ईद के दिन तो आपकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल रोज़ों के बाद ऑलरेडी कम है, तो आप अपने आप को डिहाइड्रेशन की स्टेट में डाल रहे हैं। उसके अलावा स्पाइसी फूड्स में एक सब्सटेंस होता है कैपेसिन। कैपेसिन क्या करता है आपके पास कि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो तेज़ कर देता है। अब वो जब पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो तेज़ होती है तो वो इंटेस्टाइन, आंतों और मैदे में भी तेज़ होती है और इस वजह से डायरिया होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये वजह है कि मुरगन ग़िज़ाएँ आपके पास दो वजह से, एक कैपेसिन की वजह से और एक पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से डिहाइड्रेशन और डायरिया जो है वो आपके पास करती हैं। अब ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये जो सारे इस्तेमाल होता है ना, शहद का, दालचीनी का, अदरक का, लौंग का, इलायची का, ये सब के सब एंटी माइक्रोबियल है। यानी आपके पास बॉडी में, इंक्लूडिंग लहसुन की भी मैं बात करूँगी, लहसुन सबसे बड़ा इन सब का बाप है, लहसुन सबसे बड़ा एंटी माइक्रोबियल है। ये सब जो मसाला जाते हैं आपके पास, ये आपके पास एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फेक्शियस है और ये आपके पास इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। अगर आपने स्वीटनर इस्तेमाल करना है तो दो स्वीटनर्स आपके पास नेचर में इन्फेक्शन भी कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन भी, एंटी माइक्रोबियल। एक ऑर्गेनिक रॉ यानी खालिश शहद, वो शहद नहीं जो आपके पास फैक्ट्री में प्रिपेयर हुआ है, क्योंकि वो उसके न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट कर देता है, खत्म कर देता है। और दूसरा गुड़, गुड़ आपके पास बनती है डेट पाम से और शुगर केन जूस से, और गुड़ जिस प्रोसेस से बनती है ना, उसको आयरन वेसल से गुजारा जाता है। जब उसको आयरन वेसल से गुजारा जाता है उसकी वजह से वो आयरन भी एब्जॉर्ब कर लेती है, वो न्यूट्रिएंट रिच होती है। लेकिन याद रहे कि गुड़ जो है वो आपको 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करती है, तो गुड़ का इस्तेमाल थोड़ा मॉडरेशन में करें। अगर आपने अपने स्पाइसी खानों का वो क्रेविंग पूरी करनी है तो उसका है क्या है कि सबसे पहले सैलड्स को अपने ईद के मेन्यू में भी इंक्लूड रखें। अब ये जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं, वही सैलड हमें घर में अच्छा नहीं लगता, वो हमें रेस्टोरेंट्स में क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज दे आर वेरी ट्रिकी। वो अपने सैलड में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देते हैं। द गोल इज़ टू कंफ्यूज योर टेस्ट बड्स। जब आपके टेस्ट बड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको इतने ज़्यादा फ्लेवर आते हैं, तो आपको सैलड खाने से ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में जो भी सब्जियाँ मौजूद हैं, टमाटर मौजूद है, प्याज मौजूद है, भिंडी मौजूद है, मटर मौजूद है, नट्स मौजूद हैं, जो भी सब्जियाँ मौजूद हैं सबको मिक्स करें और सैलड से स्टार्ट करें। और अफ्तारी का मेन्यू स्नैक्स की फॉर्म में रखें। चना चाट का इस्तेमाल ज़रूर करें, चने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, मिर्चें उसमें कम इस्तेमाल कीजिएगा, शुगर लेवल एकदम रेस नहीं होता और वो आपको मज़े की भी लगती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शिमला मिर्चें लें, उनको काटें और उनको फिल करें दही से, ठीक है, थोड़ा सा बेशक क्रीम चीज़ डालें, उसमें चिकन के चंक्स डालें, उसमें नट्स डालें, उसमें टमाटर डालें, तो वो आपके पास मायोनीज़ की क्रेविंग भी पूरी कर देगा, चीज़ की क्रेविंग भी पूरी कर देगा और वो आपके पास एक भरपूर चिकन का स्नैक भी हो जाएगा। कॉलीफ्लावर के पत्तों को लेके आप क्या कर सकते हैं, उनको माइक्रोवेव में रखें 4 मिनट, उसके बाद उनको कपड़े में निचोड़ें, उसको ड्रेन होने दें, उसको तवे पे रखें, उस पर अंडा रखें, हल्का सा चिकन रखें, कॉलीफ्लावर यानी गोभी के आप कबाब बनाएं। ये आपको फिर अगेन ऐसा लगेगा कि आपने बर्गर या सैंडविच खाया और आपकी जो क्रेविंग है वो भी पूरी होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे हैक्स हैं जिससे इंटेलिजेंटली जो है वो हम लोग अपनी क्रेविंग्स भी पूरी कर सकते हैं। और शीर खुरमा, बेशक ये मीठी ईद है, आप शीर खुरमा खाएं, लेकिन कोशिश करें कि शीर खुरमे में आप अब आपके पास बड़े ज़बरदस्त आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मौजूद हैं। स्टीविया का जो यूज़ है मैं वो सबको रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि एंटी इन्फेक्शियस, एंटी माइक्रोबियल है, इन्फ्लेमेशन भी कम करता है और ये आपके पास बेकिंग प्रोडक्ट्स में भी यूज़ हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है वो स्टीविया की जगह ज़ाइलोटॉल यूज़ कर सकते हैं। और हमारी यूके की ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, एक सिरप मिलता है आर्टिफिशियल स्वीटनर का, यूकॉन सिरप। जो यूकॉन सिरप होता है वो प्रोबायोटिक होते हैं, यानी उन लोगों का जिनकी आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू है या वो चाह रहे हैं कि ईद के दिन वो मीठा भी खाए, वो इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है, तो ये शुगर को एकदम ऊपर नहीं जाने देता। तो ये थोड़े से कुछ हैक्स हैं जिससे, और हाँ, जब अपना पोर्शन साइज है उसको कंट्रोल करें। अपनी जो प्लेट है उसको 3/4 जो है वो आपने सैलेड से भरना है, बाकी आपने उसको स्नैक्स से भरना है। कोशिश करें जो आप चिकन, मटन या बेसिक चीज़ यही है कि हमें जो है ना वो पोर्शन कंट्रोल करना है। क्वांटिटी पे जब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और उसकी मिकदार कम कर लेंगे तो ऑलरेडी सारी चीज़ें कट डाउन होना शुरू हो जाएंगी, जैसे भी डॉक्टर साहब भी यही बात कर रहे थे। सो डॉक्टर साहब, एक तो ये कि जो लोग वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं रमज़ान में, और वैसे तो उल्टा ही हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है रोज़ों में, जिस तरह हम खाने खाते हैं, इफ्तारियों का एहतमाम करते हैं, लेकिन जो लोग इस प्रैक्टिस में कामयाब हो गए हों उनको आगे कैसे अपनी डाइट को मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है? क्या वो इसी प्लान पर कंटिन्यू कर सकते हैं कि सुबह नाश्ता करें एंड देन शाम में खाना खाएं, या उनको जो जिस तरीके से डाइट प्लान दिए जाएं, छोटे छोटे मील्स वो अपने रीस्टार्ट कर सकते हैं? रमशा, बात यह है कि माह रमज़ान में अगर किसी ने वज़न कम किया तो मेरी तरफ से उसको मुबारक हो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। लोगों की आजकल रूटीन ऐसी बनी हुई है कि दिन के वक्त वो सोते रहते हैं, रात के टाइम पर जब उठते हैं अफ्तारी करने के बाद पूरी रात खाते हैं, पहले से भी वज़न जो होता है वो उसका बढ़ चुका होता है। लेकिन अगर किसी ने कम किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कम कर ही लिया, इतनी मेहनत की है, तो उसके बाद उसी ही रूटीन पर रहना चाहिए कि आपने जो फीड है, डॉक्टर साहब बहुत कुछ बता रही हैं, डॉक्टर साहब बहुत सारे जूसेस बता दिए, बहुत कुछ बताया उनको, लेकिन मैं क्योंकि हर्बल के तौर
पर देसी चीज़ों में, तो मैं देसी स्टाइल में ही रहूँगा आपको कि आप जो अगर खा रहे हैं तो उसको कम मिकदार में खाएंगे, सब्जियाँ खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, साथ आप खैर मोटापे के लिए तो बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि ईद वाले दिन के तौर पर बात हो रही है, तो ईद के रोज़ एक और बहुत शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब मरोड़ लग गए हैं, पेट में दर्द हो रही है, क्योंकि जब खाया तो फिर उसके बाद वो हजम नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा मरोड़ होते हैं, पेट में दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है लोगों के लिए। उसके लिए मैं एक आपको टिप बता दूं, आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जरशक सही 1 चुटकी, अनारदाना 1 चुटकी, पुदीना 1 चुटकी, धनिया जो है वो 1 चुटकी, ये 4 चीजें हैं। किसी को जितने भी पुराने पेचस हों, जितनी भी पेचस लगी रहती हो, ये 4 चीजें जो है ना वो इस्तेमाल करें, कहवा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसके मरोड़ जो है पेट के वो खत्म हो जाएंगे। बाकी मोटापा कम करने के लिए, उसके लिए भी मैं बता देता हूं कि अगर किसी को आप दोबारा खाना शुरू करेगा तो मोटापा नहीं रहना, वो दोबारा उसी में आ जाएगा। उसको अपनी डाइट का जो है, डाइट प्लान पर जो चल रहा है उसी पर अमल तो करना ही होगा 100%। तो बाकी जितनी भी जो चीज़ें जो मैं भी बताने लगा हूं, ये आपकी गैसेस वगैरह पेट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो शिकायत करते हैं कि मैं खाता तो कम हूं लेकिन मेरा पेट फूला रहता है, क्योंकि उनको गैसेस प्रॉब्लम होती है। तो निज़ाम हज़म बहुत स्लो होता है उनका, जिसकी वजह से उनका पेट हर वक्त फूला ही रहता है। अगर ऐसे लोग हों जिन्होंने मेहनत तो की है कि मोटापा मेरा कम हो जाए लेकिन पेट कम नहीं होता, तो उनके लिए ये चाहिए कि दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, पुदीना 1 चुटकी, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 1 अदद और धनिया ये 1 चुटकी, इसका कहवा बनाकर वो हर खाने के बाद इस्तेमाल करे। कोई इसके अंदर स्पाइसी नहीं है, कोई इसके अंदर नुकसानदेह नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसके साथ अगर उसका पेट जो है वो बड़ा हुआ रहता है, तना हुआ रहता है, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बाकी जिस्म तो उसने काम कर लिया लेकिन पेट काम नहीं हो रहा, तो अगर वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसके साथ भी उसको फ़ायदा होगा। और ईद वाले दिन का फिर बात कि खाएं जबरदस्त थोड़ा, बार बार नहीं। अच्छा सहर, तो ये बताइएगा आप क्या टिप्स देंगी उनके लिए जो लोग वेट लॉस कर रहे थे, कामयाब हुए या नहीं हुए ये तो उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन अब आगे उनकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप तो प्रॉपर डाइट प्लान वगैरह भी देती रहती हैं, आपके पास पेशेंट्स भी होते हैं, सो किस तरीके से जो है ना वो उनको आप सजेस्ट कर रही होती है? जी, मैं सबसे पहली टिप ये देना चाहूँगी कि बिकॉज 12 से 16 घंटे आपने फास्ट किया, तो जो आपकी बॉडी है वो कीटोसिस की स्टेट में गई है, यानी बॉडी में कीटोन बॉडी ज़्यादा है। आइडियली जो कीटोसिस वाली डाइट होती है, कीटो डाइट होती है, वैसे मैं उसकी इतनी फेवर में नहीं हूँ, लेकिन अगर वो आप करें भी तो वो आपको 60 दिन से ऊपर नहीं करनी चाहिए। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी 3 नॉर्मल मील्स, या जिस तरह मैं लेती हूँ जो मेरी रूटीन है 5 या 6 मील्स पे जाना है। तो वो आपको किस तरह जाना है कि अब आप हफ्ते में 3 दिन इंटरमिटेंट फास्ट करेंगे, यानी 3 दिन आप रोज़ा ही रखें और 4 दिन आप स्लोली अपनी मील्स बढ़ाएं। और मील्स में आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो आपका पोर्शन साइज कम हो, और जो आपके दिन की शुरुआत है वो हैवी प्रोटीन कंटेंट से हो, जिसमें आपके प्रोटीन कंटेंट में अंडे, नट्स और दही आ सकते हैं। क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत में अपना प्रोटीन कंटेंट हैवी कर लेते हैं तो आप पूरे दिन की जो क्रेविंग्स है अपनी शुगर की और बाकी जंक फूड की वो कम कर लेते हैं। 1 महीने रोज़े के बाद तक जब आप हफ्ते में 3 दिन दोबारा रोज़ा रखते हैं और 4 दिन आप अपनी नॉर्मल डाइट पर आते हैं, नॉर्मल डाइट से मुराद ये है कि आपकी उस डाइट में रिफाइंड फूड, शुगर, तली चीज़ें, मीठा, शरबत, कोल्ड ड्रिंक कुछ शामिल नहीं होना चाहिए, तो आप वेट पुट ऑन नहीं करेंगे, यानी आप अपने एक नॉर्मल आइडियल वेट पर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं जाना चाहूँगी तो मैं हफ्ते में 3 दिन रोज़े रखूँगी और मैं 4 दिन अपनी नॉर्मल डाइट रखूँगी, ठीक है। लेकिन ये जो रूल फॉर लाइफ है इंटरमिटेंट फास्टिंग की स्टेट में रहने का कि 12 से 16 घंटे आप हमेशा इस तरह रहें, नहीं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये बॉडी में कीटोसिस की स्टेट डाल देती है और कीटोन बॉडीज़ का ब्लड लेवल में कॉन्स्टेंटली हाई होना अच्छा नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने भी साल में 1 ही महीने में रोज़े रखे हैं, क्योंकि ये कीटोसिस थोड़ी देर के लिए जब तक बॉडी में रहते हैं ये सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देते हैं, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। स्लोली ग्रेजुअली 1 और महीने में अपनी रूटीन की तरफ मूव कीजिए, इंशाल्लाह वेट पुट ऑन नहीं होगा। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर चावला, आपने वक्त दिया। डॉक्टर इसहाक फारूक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर चूँकि ब्रेक की तरफ बढ़ने के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिएगा।